उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं दुष्यंत आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ आज की आपकी क्लास को लेकर। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज हम खत्म करने वाले हैं पूरा आपका मौर्योत्तर काल को। तो बहुत प्यारा सा टॉपिक बचा है आपका कुषाण राजवंश। तो कुषाण राजवंश को आज हम पढ़ेंगे और आपका मौर्योत्तर काल की जो भी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, सारी स्थितियों को देखेंगे और इसी के साथ में हम आज मौर्योत्तर काल को समापन की ओर लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे, आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में बढ़ती रहे। ऐसे ही आप लगातार मेहनत करते रहो, अपना कहीं ना कहीं नंबर श्योर कर पाओ, अपना सिलेक्शन श्योर कर पाओ। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें जहां तक आपसे हो सकता है। आपका जो भी ग्रुप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां तक आपसे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें। यही आपका गुरु दक्षिणा के तौर पर होगा। ठीक है, मैं आपको बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा इस चीज को लेकर कि आप सब्सक्राइब कर दें या लाइक कर दें, बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में ही एक बार आपसे कहूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। और यदि मैं इस चीज के लिए आपसे बोलता हूं, हर वीडियो के अंदर बोला है, हर क्लास के अंदर आपसे ये बोला है, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है हिस्ट्री के अंदर, आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए और उस डाउट को क्लियर कीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा और एक संतुष्टि भरा आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए करते हैं क्लास को आज का आपका स्टार्ट। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, इससे पहले हम आपका पढ़ चुके हैं विदेशी राजवंशों में आपका सबसे पहले हम हिंदी यूनानियों को पढ़ चुके हैं, शकों को पढ़ चुके हैं और पार्थियन या पहलू भी उन्हीं को बोलते हैं। तो हम इन तीन राजवंशों को पढ़ चुके हैं। चौथा राजवंश हमारा बचा था कुषाण राजवंश। मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास होगी, एक पूरा का पूरा सेपरेट एक क्लास होगी इसके लिए आपकी, क्योंकि जो ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश से तो वो कुषाण से ही ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने जारी किए, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में जो जारी किए थे वो किसने किए थे? आपके कुषाण राजवंश ने किए थे। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। आपकी को बहुत प्यारी सी क्लास होने वाली है आज आपकी। तो देखेंगे सबसे पहले इनका क्रम। तो पार्थियनों के पश्चात कुषाण भारत आए थे। मैं आपको समझा चुका हूं, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको मैप के माध्यम से हर एक चीज इतने अच्छी तरीके से डीप जाकर समझाई थी कि जो जिस बच्चे को थोड़ा भी समझ में नहीं आता होगा ना, वो भी बच्चा वहां से समझ जाएगा। और यदि अभी आप नया विजिट कर रहे हो इस क्लास को, आपने इससे पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप इससे पहली प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहली क्लास को देखें, तब आप इस क्लास को लें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये पार्थियनों के पश्चात कुषाण भारत आए थे और ये किस जाति से थे? ये आपकी यूची जाति से संबंध रखते थे। कुषाण किस जाति से बिलोंग करते थे? तो कुषाण जो आपकी यूची जाति से बिलोंग करते थे। और ये कहां पर इनका निवास स्थान था? उत्तरी मध्य एशिया। उत्तरी मध्य एशिया से कुषाण आपके बिलोंग करते थे, जो इनका निवास स्थान था। जब चीन की महान दीवार बनने लगी आक्रमणों को रोकने के लिए, तो वहां पर एक जाति रहा करती थी हूण। एक हूण जाति रहा करती थी और हूणों ने इनको परास्त करा और इनको वहां से पलायन के लिए मजबूर कर दिया। जब ये वहां से मजबूर होकर निकले तो इनको बीच में शक मिले, इन्होंने शकों को वहां से पलायन कराया और शकों ने आगे हिंदी यूनानियों को कराया। ऐसे ही एक क्रम आगे कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैंने अब से पहली जो 2 क्लास हुई है उनमें बहुत डीप तरीके से आपको समझाया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूची जाति से संबंधित थे, यूची इनकी जात थी और कुषाण मध्य एशिया के निवासी थे।
मैं केवल वही फैक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे फैक्ट बनते हैं, वन लाइनर फैक्ट जो बनते हैं, वही मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज मैंने ज्यादा डिजाइन नहीं करी है कंटेंट के अंदर कि आपको बहुत ज्यादा लैंग्वेज के अंदर फंसाना है, बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। बहुत छोटी छोटी शॉर्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। कुषाणों का जो साम्राज्य था वो आमदूरिया से गंगा तक और मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश वाराणसी तक विस्तृत था। तो समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके कुषाण हुए थे, इन्होंने बहुत अच्छा खासा क्षेत्र जीता था। उसमें आपका आमदूरिया से गंगा तक का क्षेत्र, और इधर देखेंगे तो आपका मध्य एशिया से और उत्तर प्रदेश वाराणसी तक का, मतलब ऊपर नॉर्थ से नीचे साउथ तक देखेंगे तो आपका मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश वाराणसी तक, अगर जो ऊपर से नीचे देखेंगे, और आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपका आमदूरिया से कहां तक का था, गंगा के मैदान तक का था। हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे, मैप आप अपने आगे लगा के तब इसको देखना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कुषाणों के अंतर्गत दो राजवंशों की स्थापना हुई थी। जो कुषाण राजवंश था बच्चों, आपका कुषाण राजवंश हुआ था, इसमें आपके दो राजवंश हुए थे, जिसमें से पहले राजवंश की स्थापना कैडफाइसिस ने की थी। जिसमें से पहले राजवंश की स्थापना किसने की थी, कैडफाइसिस ने की थी, जिसने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था, आपका 28 वर्षों तक इसने शासन किया था। इसके बाद में आपका कैडफाइसिस द्वितीय आता है, जो आपके 15 से 64 ईस्वी तक रहा। और इसकी जो खास बात रही थी, इसने क्या किया था, तांबे के सिक्के चलाए थे, जो कि आपका जो तांबे के सिक्के थे वो कहीं ना कहीं रोमन जो सिक्के थे उनको कॉपी करके इसने चलाए थे, ठीक है। इसने जो ये तांबे के सिक्के चलाए थे, ये रोमन सिक्कों को कॉपी कर चलाए थे। भारत में जो कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, भारत में जो कुषाण साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कौन है, विम कडफिसस को भारत में कुषाण साम्राज्य या कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलता रहता है, तो यहां से इसको याद रखेंगे कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो विम कडफिसस था, ठीक है। आगे देखेंगे, मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी, जबकि पहली राजधानी कौन थी, पेशावर थी। पेशावर थी, जो वर्तमान का आधुनिक पाकिस्तान के अंदर है। अब बात करते हैं मथुरा। तो मथुरा जो थी ये इनकी द्वितीय राजधानी थी, क्योंकि इनका क्षेत्र कहीं ना कहीं मथुरा तक, इनके जो अभिलेख हैं, जो इनके सिक्के पाए गए हैं वो मथुरा से भी पाए गए हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि इनकी जो पहली राजधानी रही थी, जब ये आक्रमण करते हुए आए थे, भारत में एंट्री करी थी, तो पहले ये आपका पेशावर इन्होंने राजधानी बनाई, फिर ये और आगे बढ़े तो दूसरी जो राजधानी बनाई थी वो कहां पर बनाई थी, इन्होंने आकर अपनी मथुरा के अंदर इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक हुआ था। आपका कुषाणों के अंदर जो सबसे अधिक प्रतापी राजा हुए थे वो कौन हुए थे, कनिष्क हुए थे, जिसने आपका 78 ईस्वी में आपका कौन सा चलाया था, शक संवत चलाया था। और इन्होंने आपका इन्हीं के समय में एक बौद्ध संगति हुई थी, आपकी चौथी बौद्ध संगति, जो कहां पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। और इसमें आपका बौद्ध धर्म आपका दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान, दो जगह इसका बंटवारा हो गया। जो नवीन जो धर्म बना था, जो नवीन बौद्ध धर्म बना था वो कौन सा था, महायान था। और जो पुराना जो चला रहा, जो पुराने लोग जिसके अनुयायी थे वो उसका नाम क्या हो गया था, हीनयान हो गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान या महायान में किसके समय में बदला था या किसके समय में बटा था। तो ये आपका चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, जो किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी, तब हुआ था, ठीक है। देखेंगे इससे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक हुआ था, इसने मथुरा को द्वितीय राजधानी बनाया था। आप यहां से याद रखेंगे कि मथुरा को सेकंड राजधानी किसने बनाया था,
कनिष्क ने बनाया था। कनिष्क ने सेकंड राजधानी किसको बनाया था? मथुरा को बनाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। किसने? आपका कनिष्क ने। कनिष्क ने आपका 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था और यही वो शक संवत है जो भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाया जाता है। यही वह शक संवत है जो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ये वही शक संवत है। ठीक है, आगे देखेंगे आपका ये वही चीजें लिखी हुई है भारत सरकार द्वारा जो वर्तमान में लाया जाता है। ठीक है, कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, जहां से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बढ़ चुका था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था जो नया वाला जो बनकर निकला था, जो नया आपका धर्म उभरा था बौद्ध धर्म में, जो नया एक आपका संप्रदाय बना था वो कौन बना था? महायान बना था। और पुराना वाला कौन सा था? हीनयान था। ठीक है, आगे देखेंगे अब आपका पढ़ने की जरूरत है मौर्य उत्तर काल के प्रशासनिक व्यवस्था, कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी मौर्य उत्तर काल के अंदर। तो मौर्य उत्तर काल के कुषाण राजाओं ने किसकी उपाधि धारण करी थी? आपका महाराज धीराज की उपाधि धारण करी थी। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य उत्तर काल के अंदर कौन से विदेशी राजवंशों ने कि राजाओं ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो आपका कुषाण शासकों ने की थी। याद रखेंगे मौर्योत्तर काल में कुषाण राजवंशों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा के क्या कहलाते थे? आपके देवपुत्र कहलाते थे। मतलब कि देवपुत्र से समझेंगे कि भूमि का पुत्र या भूमि का पुत्र नहीं, भूमि का देवता, भूमि का देवता। देवपुत्र का मतलब है भूमि का देवता। ठीक है, आगे देखेंगे आपका संयुक्त शासन, जिसमें से एक ही समय में एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन देखने को मिलता है। पहली बार भारतीय इतिहास के अंदर मौर्योत्तर काल में ये देखा जाता है कि संयुक्त शासन की जो व्यवस्था देखने को मिलती है, जो परंपरा देखने को मिलती है, वो कहां से मिलती है? हमें आपका मौर्योत्तर काल में मिलती है। क्योंकि यहाँ जी आपने देखा होगा शक और पार्थियनों ने एक साथ में शासन किया था। शक और पार्थियनों ने एक साथ में शासन किया था, तो एक ही राज्य के अंदर एक ही समय में दो दो राजाओं ने भी शासन किया है। तो इस प्रकार की कुछ आपकी मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक व्यवस्था रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे सामाजिक स्थिति। यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी पहचान खो चुके थे, वह पूर्ण रूप से भारतीय बन चुके थे। मैंने आपको याद करो, आपको पहली ही क्लास में इस चीज समझाई थी कि यदि भारतीय इतिहास के अंदर पहला आपको भारतीयकरण देखने के लिए मिलता है, यदि पहला आपको भारतीयकरण देखने के लिए मिलता है तो वो कहां मिलता है? मौर्योत्तर काल के अंदर मिलता है। कैसे? जितने भी आपके विदेशी राजा हुए जो पहला आक्रमणकारी हुए, तो उन्होंने क्या करा? भारत पर आक्रमण कर उन्होंने अपने आप को खोकर खुद को क्या कह दिया, क्या बना लिया? भारतीय बना लिया। मतलब कि अपने आप को एक तरीका से भारत की नागरिकता दे ली कि हम भारत के ही निवासी हैं। तो पहला यहां से हमें क्या देखने के लिए मिलता है? भारतीयकरण की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है आपकी मौर्योत्तर काल के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ ये वही चीज कही गई है, यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी पहचान खो चुके थे, अपनी पहचान पूरी तरीके से समाप्त कर पूर्ण रूप से भारतीय बन गए। यही क्रम हमें आगे देखने के लिए मिलता है, बाबर के समय में देखने के लिए मिलता है और अफगानों के समय में देखने के लिए मिलता है। बहुत जगह यही क्रम हमें देखने के लिए मिलता है कि विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं और क्या करते हैं? आकर यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करके भारत में ही अपना पूरे तरीके से साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे धार्मिक स्थिति कि मौर्योत्तर काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो मौर्योत्तर काल में अनेक विदेशी शासकों ने वैष्णव संप्रदाय को अपनाया था। तो मौर्योत्तर काल के जो बहुत से राजवंश हुए थे, उन्होंने क्या करा था? विदेशी शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया था। मैंने आपको एक नाम भी बताया था पिछली क्लास में, हेलियोडोरस, जो कि आपका किसके शासनकाल में आया था? भागभद्र के शासनकाल में आया था। और ये आपका यूनानी एक राजदूत था जो भागभद्र के शासनकाल में आया था
और उसने क्या करा था, विदिशा एमपी विदिशा में एक आपका गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी थी और वही गरुड़ स्तंभ आगे चलकर क्या विष्णु का एक स्तंभ बना था, जो कि सृष्टि के पालनहारक के रूप में जाने जाते हैं, उनका ही एक स्तंभ बना था आगे चलकर, वो जो आपका गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्योत्तर काल में अनेक विदेशी शासकों ने वैष्णव संप्रदाय को अपनाया था, जबकि यूनानी राजा मिलिनांडर, जो यूनानी राजा मिलिनांडर हुए थे, उसने किसको अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। ऐसे ही बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था, बहुत क्वेश्चन करे थे इन्होंने नागसेन से, और नागसेन के उनके उत्तर दिए जाने के बाद में, नागसेन के उत्तर दिए जाने के बाद में तब इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसने, मिलिनांडर ने। बौद्ध धर्म में वो पुस्तक जिसमें इनका ये संवाद लिखा हुआ है, उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नो उस पुस्तक का नाम है, जिसमें मिलिनांडर ने अपने क्वेश्चन किए थे और नागसेन ने इनके उत्तर दिए थे। तब जाकर बहुत प्रभावित होने के बाद में मिलिनांडर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। और कुषाण शासकों ने शिव और बुद्ध दोनों की उपासना की थी। जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़ी देर हम पहले पढ़ के गए हैं कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटा था, हीनयान और महायान। तो कहीं ना कहीं जो कुषाण शासक हुए थे वो शिव को भी मानते थे और बौद्ध को भी मानते थे। ऐसा पता चलता है कि जो कुषाणों के जो सिक्के हुए थे उन पे शिव की अंकन किया गया है, शिव की प्रतिमा का अंकन किया गया है। तो इसलिए यहाँ से पता चलता है कि कुषाण शासक कहीं ना कहीं शिव को भी उपासना करते थे, शिव की भी उपासना करते थे। आगे देखेंगे आपका कला एवं संस्कृति, आपके मौर्योत्तर काल की कला एवं संस्कृति। मौर्योत्तर काल में कला की गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। मौर्योत्तर काल में कला की गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीट हुआ कि कला की गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस काल में हुआ है, तो मौर्योत्तर काल के अंदर ये हमें देखने के लिए मिलता है। और खास तौर पर मौर्योत्तर काल के अंदर भी किसके अंदर, कुषाण राजवंश के अंदर हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जो कला की मथुरा शैली वो ईस्वी की प्रारंभिक सदियों में विकसित हुई थी और लाल बलुआ पत्थर की कीर्तियां मथुरा के बाहर से भी प्राप्त हुई हैं। जो लाल बलुआ जो पत्थर हुआ था वो मथुरा से तो मिला ही मिला था, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्र बाहर से भी हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो शैली का जो विकास हुआ था ये कब हुआ था, आपका ईस्वी की पहली सदियों में इसका देखने के लिए हमें प्रारंभ में इसको विकसित होने का देखने के लिए मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कुषाण राजवंश और मौर्योत्तर काल की व्यवस्था थी जो आपके सामने मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की थी कुछ। तो यहीं से ये वही फैक्ट मैंने आपके लिए उपस्थित हुआ था लेकर, जो आपकी परीक्षाओं में लगातार आपसे बनते रहते हैं और पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।